अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने स्टार्ट करना है सेकेंड ईयर का 22 चैप्टर वेरिएशन जेनेटिक्स। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जैसे कि डेट अनाउंस हो चुकी है एग्ज़ाम्स की, तब हमारे पास टाइम कम है। सो हम जल्दी जल्दी इसको रिवाइज़ करेंगे ताकि ये वाला जो चैप्टर जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट चैप्टर है सेकेंड ईयर का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसमें बहुत से ऐसे कंसेप्ट हैं जो कि आपको कन्फ्यूज़ करते हैं, तो इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। फिर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगी कि आपको अगर अच्छी लगे मेरी वीडियोस तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और हम स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें हम कंसेप्ट बिल्डिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले अगर चैप्टर के स्टार्ट में हम देखें तो 2-3 चीज़ें हैं जिसमें आ जाता है जीन क्या है, अलील्स क्या है और जीन पूल क्या है। अब अगर हम जीन की बात करें तो ये हेरिडिटरी फैक्टर होता है जो कि क्या करता है, हमारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करता है हमारी किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, और फिर जब पेरेंटल फिर नेक्स्ट जनरेशन में उन जो इन्फॉर्मेशन उसको पास आउट करता है। ये सारी चीज़ें आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे क्रोमोसोम्स हैं, जीन्स हैं। अब क्रोमोसोम्स के अंदर जो है वो डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए जो है वो उसके अंदर कंप्लीट सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है। उस डीएनए के स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं जीन्स। अब उस जीन की अगर हम बात करें तो बेसिक जीन के दो जीन जो है उसकी दो अल्टरनेटिव फॉर्म होती है जिनको हम कहते हैं अलील्स। जैसे लाइक आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, पॉइंटर ऑन कर लूँ। ओके, तो यहाँ पे जो है ये आपको नज़र आ रहा है, जैसे ये पर्पल है और ये रेड है, तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये अलील है, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि इन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स वन इज इनहेरिटेड फ्रॉम द मेल पेरेंट एंड द अदर फ्रॉम द फीमेल पेरेंट। अगर ये एक जीन है किसी भी पार्ट की, तो इसमें से एक पार्ट जो है वो पैटर्नल यानी फादर से आएगा और एक जो है वो मदर से आएगा। और फिर जो है ना हैप्लॉइड में जो है वो जब गेमीट्स बनते हैं तो ये जो अलील्स हैं ये अपने आप को अजोर्ट कर लेती हैं इंडिपेंडेंटली, ठीक है। फिर बाद में जब जाइगोट बनता है तो फिर ये दोनों जीन्स जो है वो आपस में अलील जो है आपस में मिलती हैं। इस तरह से एक कंप्लीट सेट ऑफ जीन जो है वो पूरा हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ये कुछ अल्फाबेट्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये लोकस है। अ जेनेटिक लोकस इज द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर जीन ऑन अ क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम की डायग्राम बनाई हो, उस क्रोमोसोम के अंदर जो है वो ये एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जहाँ पे कोई भी जीन रिजाइड करती है, उसको हम कहते हैं कि वो क्या होता है, लोकस, ठीक है। अब हर लोकस के ऊपर जीन्स की जो है वो 2 फॉर्म्स होती हैं। अगर आप इसको देखें तो ये दोनों स्मॉल में हैं, तो मोस्टली जो स्मॉल वाली जीन्स होती हैं वो रिसेसिव होती हैं, और जो लार्ज कैपिटल्स में होती है वो डोमिनेंट होती हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये ए दोनों सिमिलर हैं, एक जैसी हैं, और दोनों डोमिनेंट, इसलिए इसको हम होमोजाइगस डोमिनेंट कहेंगे। ये दोनों रिसेसिव हैं स्मॉल लेटर्स में, तो ये होमोजाइगस रिसेसिव होंगी। अगर एक कैपिटल और एक स्मॉल हो तो वो हेट्रोजाइगस होता है, ठीक है। अब ये डिफरेंट जो है वो लोकाई हैं। एक ही जो लोकस पे जीन्स होती हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं, लेकिन जो डिफरेंट हो वो इंटरलिंक्ड नहीं होती। तो यहाँ पे अगर हम जीन पूल की बात करें तो एक पॉपुलेशन के अंदर, एक पॉपुलेशन के अंदर एट अ टाइम जितने भी ऑर्गेनिज्म रिजाइड करें तो उनके अंदर टोटल कितनी जीन्स पाई जाती है वो हमारा होता है जीन पूल। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो यहाँ पर देखें ये एक ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि ये बी और बी हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म, ये एक ही तरह की जो एक करेक्टर के लिए जो एक ट्रेट के लिए जीन्स हैं वो ये हैं। अब ये टोटल की टोटल इस पॉपुलेशन के अंदर कितनी है, इसको हम कहेंगे जीन पूल। नेक्स्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि क्या है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब इसमें अगर हम देखें तो ये जो जीन की अलील्स हैं ये किसी और फंक्शन के लिए जो है वो कंट्रोल कर रही होंगी किसी और फंक्शन को। ये जो जीन की अलील्स हैं ये सेम जीन की हैं। अब ये दोनों अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ये जो हैं ये डिफरेंट जीन से हैं। तो ये एक होमोलॉग पे जो प्रेजेंट होती हैं, एक लोकस पे जो प्रेजेंट होती हैं, वो एक जीन के पार्ट्स होते हैं और वो एक ही फंक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और जो डिफरेंट लोकस पे प्रेजेंट होती हैं जीन्स, वो डिफरेंट जो है फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक देखें तो वो क्या है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब मेंडल की अगर हम बात करें तो उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। मेंडल जो है वो ग्रिगर मेंडल उसका पूरा नाम है, और जेनेटिक इनहेरिटेंस की जो क्लासिकल जेनेटिक्स की जो बुनियाद थी वो मेंडल नहीं रखी थी।
ठीक है। जेनेटिक इनहेरिटेंस के जो 3 सिंपल कंसेप्ट्स हैं वो उनकी जो बेस थी वो ग्रेगर मेंडल ने ही रखी थी। वो हम्बल मॉन्क प्रीस्ट था और पार्ट टाइम साइंटिस्ट था हु फाउंडेड द इंटायर डिसिप्लिन ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, उसके पास एक उसका गार्डन था जहाँ पे उसने जो है वो स्टडीज़ करता था और वहाँ पर उसने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। ठीक है, तो उसके पास जो उसके गार्डन में उसने जो पी का प्लांट था, जो पाइसम सेटिवम था, उसको उसने सेलेक्ट किया था एक्सपेरिमेंटेशन के लिए और उस पर वो एक्सपेरिमेंट करता रहा था 11 ईयर्स के लिए। अब पाइसम सेटिवम को क्यों उसने चूज़ किया, इसके पीछे रीजंस क्या थे, इसमें डिफरेंट पॉइंट आ जाते हैं कि वही वाला जो है वो प्लांट होता है एज एक्सपेरिमेंट यूज़ किया जाता है एक्सपेरिमेंटेशंस में, जो कि जल्दी ग्रो कर जाए, जिसको अंडरस्टैंड करना आसान हो, जिसको जो हैंडल करना आसान हो, ताकि जितनी जल्दी हो सके उनकी जनरेशन्स बनाई जा सकते हैं जिस पे टाइम जो है वो कम लगे। तो पी प्लांट में भी जो सबसे इसकी मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि इसका जो लाइफ स्पैन था वो शॉर्ट था, उसके जनरेशन्स के बिटवीन जो टाइम गैप था वो कम था, इसकी जो ग्रोथ जो थी वो रैपिड थी। मैनी जनरेशन्स कैन बी रेज विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कैपेबिलिटी ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन एज वेल एज क्रॉस फर्टिलाइजेशन, उनके अंदर कैपेबिलिटी थी कि वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते थे। ठीक है, इसके अलावा उनको उनमें जो है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी करवाई जा सकती है। अगर हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन देखें तो वो क्या होती है कि एक ही तरह के जो प्लांट्स हैं उनकी आपस में उसके साथ ही जो है वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, खुद के साथ। ठीक है, अगर कभी एक्सपीरियंस किया है तो जो ये होते हैं ना पीज़, इनको अगर आप रख दें पानी के अंदर सोक कर दें तो क्या होता है, इनके स्प्राउट्स बनना शुरू हो जाते हैं, उन स्प्राउट्स से जो है वो एक नया जो है प्लांट निकल आता है। तो ये होती है सेल्फ फर्टिलाइजेशन। अब क्रॉस फर्टिलाइजेशन ये होती है कि आप किसी भी एक स्पीशी का या किसी भी एक स्पेसिमेन का अपनी मर्जी का किसी भी दूसरे स्पेसिमेन के साथ जो है वो टेस्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा क्या था कि ये ईजी टू हैंडल था। अब मेंडल ने क्या किया था, उसने बहुत सी जनरेशन जो है वो एट अ शॉर्ट टाइम में जो है वो ग्रो करवाई थी और फिर जो है उससे डिफरेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट जो है वो निकाले थे। अब उसने जो है वो डिफरेंट ट्रेड्स ली थी, फिनोटिपिकली डिफरेंट ट्रेड्स ली थी जिनको उसने स्टडी किया था। तो वो उसको उसने कहा था कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ अ ट्रेड। अब वो कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड क्या थे, उसमें एक डोमिनेंट ट्रेड था और एक जो है वो रिसेसिव ट्रेड था। तो ये 7 करेक्टर्स जो थे वो उसने लिए थे स्टडी करने के लिए। उसमें अगर हम एक फ्लावर कलर था, प्लांट हाइट, सीड कलर, सीड शेप, पोट शेप और फ्लावर पोजीशन। अब इस पर अगर हम देखें फ्लावर कलर में जो डोमिनेंट कलर था वो पर्पल था और जो रिसेसिव था वो वाइट था। प्लांट की हाइट जो डोमिनेंट थी वो टॉल थी और शॉर्ट जो थी वो रिसेसिव थी। अगर डोमिनेंट और रिसेसिव की अगर हम बात करें तो डोमिनेंट ऐसी ट्रेट होती हैं जो कि अपने आप को फिनोटिपिकली जाहिर करती हैं, रिसेसिव ऐसी ट्रेट होती हैं जो कि अपने आप को जाहिर नहीं करती, यानी डोमिनेंट ट्रेट जो है वो रिसेसिव ट्रेट के अपीयरेंस को मास्क कर देती हैं, वो उसकी अपीयरेंस को छुपा देती हैं। वो होती ज़रूर है लेकिन फिनोटिपिकली वो नज़र नहीं आती, वो जीनोटाइप में जो है वो पता चलता है कि वो मौजूद हैं। अब उसने क्या किया था, उसने सबसे पहले जो है वो ट्रू ब्रीडिंग लाइंस और वेराइटीज़ जो थी ईच ट्रीट के लिए उसको क्या किया था, उनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई थी। ठीक है, अब जब उसने ये जो ट्रू ब्रीडिंग की सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई तो जो नए ऑफ स्प्रिंग पैदा हुए वो बिल्कुल जो थे वो अपने पेरेंट्स की तरह के थे। फॉर एग्जाम्पल अ ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीड प्लांट प्रोड्यूस ओनली राउंड सीड्स। अगर राउंड सीड की सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई तो उसने राउंड सीड ही प्रोड्यूस किए, और जब रिंकल्ड की करवाई तो उसने रिंकल्ड ही किया। जब उसने 14 प्योर ब्रीडिंग की ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा दी तो फिर उसने क्या किया, फिर उसने क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाई एक राउंड सीडलिंग की एक रिंकल्ड सीडलिंग के साथ। तो फिर जो है वो उसने देखा कि इसके जो रिजल्ट्स थे वो डिफरेंट थे। इस तरह के क्रॉस में जिसमें सिर्फ एक ही जो था वो ट्रेट यूज़ की गई, यानी इसमें सिर्फ उसने क्या किया, उसने शेप यूज़ की, ठीक है, राउंड एंड रिंकल्ड वाली जो सीड की शेप थी उसको यूज़। तो अब ऐसा क्रॉस जिसमें जो है वो एक ही ट्रेड को स्टडी किया जाए, जैसे उसने राउंड और रिंकल्ड में सीड शेप ही ली, तो ऐसे जो ऐसे पेयर को या ऐसे क्रॉस को हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनो का मतलब होता है एक, तो ऐसे हाइब्रिड जिसमें सिर्फ एक जो है वो ट्रेड यूज़ करके प्रोड्यूस किए जाएँ उसको हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो इसमें हम देखते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस जब उसने किया तो उसने क्या किया, उसने प्योर ब्रीडिंग ले ली राउंड सीड की और प्योर ब्रीडिंग ले ली रिंकल्ड सीड की। अब ये दोनों देखो, अगर हम देखें तो ये राउंड है और ये क्या है, ये रिंकल्ड है। ये क्या है, ये डोमिनेंट है दोनों, यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट है, और ये क्या है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है। जब यहाँ पर ये इनके गैमेट्स बने तो यहाँ पर
इसके दोनों गमीट्स ही डोमिनेंट है और इसके दोनों गमीट्स ही रिसेसिव हैं। तो इससे जितने भी ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, यहाँ पर जब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये होंगे राउंड ही, फिनोटिपिकली ये राउंड ही होंगे, लेकिन इनकी जीनोटाइप में जो है वो एक जो अलील है वो क्या है, वो रिसेसिव है। अब जब उसने इनकी सेल्फ पोलिनेशन करवाई इन्हीं राउंड वालों की, तो वहाँ से उसको फिर क्या पता चला, यहाँ से ये जो एक स्क्वायर सा बना हुआ इसको हम कहते हैं पुनेट स्क्वायर, इसमें एक तरफ जो है वो मेल के होते हैं, दूसरी तरफ फीमेल के। अब अगर इनके गमीट्स हम देखें तो क्या बनेंगे, एक जो है वो कैपिटल गमीट बनेगा और एक जो है वो स्मॉल गमीट बनेगा दोनों तरफ, क्योंकि इसने सेल्फ पोलिनेशन करवाई थी। तो यही वाला जो प्लांट था, इसको इसी प्लांट के साथ जो है वो इसने पोलिनेट करवाया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अगर कैपिटल है तो ये भी कैपिटल है, तो इनका क्या बनेगा, ये राउंड होंगे, होमोजाइगस राउंड, और ये क्या होंगे, ये एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, तो ये हेट्रोजाइगस राउंड होंगे। यहाँ पे भी स्मॉल है और यहाँ पे कैपिटल है, तो ये भी क्या होंगे, हेट्रोजाइगस राउंड। और यहाँ पे जब नेक्स्ट जनरेशन बनेगी तो यहाँ पर चूंकि दोनों में एक एक रिसेसिव एलील प्रेजेंट है, तो ये दोनों रिसेसिव एलील सिर्फ एक ऑफस्प्रिंग में जाके अपने आप को जो है वो अपने आप को प्रेजेंट करेगी। रिसेसिव अलील तभी सिर्फ अपने आप को प्रेजेंट करती है जबकि दोनों अलील जो हैं वो रिसेसिव ही हों। अब ये जो है ये हम कहते हैं कि ये इसके P1 है, यानी पेरेंटल जनरेशन है। ठीक है, ये इसकी क्या है, F1 है, जिसको फर्स्ट फेलियल जनरेशन भी उसने कहा। और F1 से फिर जो प्रोड्यूस हुए उसको हम कहते हैं F2 जनरेशन। ठीक है, इस F2 से जब उसने F3 जनरेशन प्रोड्यूस करवाई तो उसने फिर ये रिजल्ट्स दिए कि 1/3 ऑफ F2 राउंड प्रोड्यूस ओनली राउंड। अब इसमें से अगर हम कह सकते हैं कि ये 3 राउंड थे, इसके अगर हम फिनोटिपिक रेशो देखें तो वो क्या है, 3:1, यानी 3 जो हैं वो क्या है, वो राउंड हैं और 1 जो है वो क्या है, वो रिंकल्ड है। ठीक है, तो अब 1/3 इन तीनों में से जो एक था F2 राउंड प्रोड्यूस ओनली राउंड, इन तीनों में से जो कि तीनों राउंड थे, इन तीनों में से सिर्फ एक जो था उसने सिर्फ राउंड प्रोड्यूस किए, बल्कि जो बाकी जो 2/3 थे वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने राउंड भी प्रोड्यूस किए और रिंकल भी प्रोड्यूस किए। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें दोनों जो हैं वो क्या है, डोमिनेंट है, दोनों होमोजाइगस है। जब इसकी सेल्फ पोलिनेशन करवाई जाएगी तो इससे सिर्फ राउंड ही प्रोड्यूस होंगे, लेकिन ये जो दोनों हैं इनकी जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई जाएगी तो इनसे जो है वो रिंकल्ड भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो उसने कहा कि 1/3 जो थे, यानी 3 में से एक जो था उसने सिर्फ राउंड प्रोड्यूस किया, बाकी जो 2 थे उन्होंने राउंड भी प्रोड्यूस किए और रिंकल्ड भी प्रोड्यूस किए। ठीक है, तो ये जो 1/3 था, ये आर जो है अगर इसको हम कंपेयर करें तो ये बिल्कुल जो है वो अपनी पेरेंटल जनरेशन की तरह था। तो इसको उसने कह दिया कि ये उसकी बिल्कुल उस ट्रू ब्रीडिंग था लाइक P1। और ये जो बाकी 2 थे जिन्होंने राउंड में प्रोड्यूस किया और रिंकल्ड भी, इन 3:1 रेशो, तो वो क्या थे, वो मोनो हाइब्रिड्स थे लाइक F1 राउंड, जो कि F1 राउंड में क्या प्रोड्यूस हुए थे, हेट्रोजाइगस राउंड। और F2 जो था रिंकल्ड, वो उन्होंने रिंकल्ड ही प्रोड्यूस किए। रिंकल्ड मैंने अभी आपको बताया कि जो रिसेसिव ट्रेट होती है वो सिर्फ अपने आप को उस वक्त शो करती है जब दोनों एलील्स ही रिसेसिव हों, और रिसेसिव हमेशा रिसेसिव ही प्रोड्यूस करते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो ये एक और क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इस पीछे वाला जो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा उसमें क्या था, उसमें सीड का शेप जो है वो डिस्कस किया था। यहाँ पर जो है ये सीड का कलर है, एक है येलो और एक है ग्रीन। अब ये येलो कलर जो है ये डोमिनेंट है और ग्रीन कलर जो है वो रिसेसिव है। अब देखें ये फर्स्ट पेरेंटल जो है वो जनरेशन है, ठीक है, इसमें होमोजाइगस येलो का हेट्रोजाइगस जो है, सॉरी, होमोजाइगस येलो डोमिनेंट का जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव ग्रीन के साथ जो है वो जब क्रॉस करवाया गया तो दोनों सेम हैं, ये होमोजाइगस हैं दोनों। तो इसमें जो है वो एक ही गमीट बनेगा जो कि इसको प्रेजेंट करेगा इसके जीन को। जब इसको कंबाइन किया जाएगा तो फिर तमाम के तमाम जो ऑफस्प्रिंग होंगे F1 के वो क्या होंगे, वो हेट्रोजाइगस येलो होंगे। ठीक है, जब इसमें गमीट बनेंगे तो इसका एक जो गमीट होगा वो डोमिनेंट होगा और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, रिसेसिव होगा। जब इनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई जाएगी F2 प्रोडक्शन के लिए तो इसमें क्या होगा कि जब जो कैपिटल होगा, जो कैपिटल से मिलेगा तो वो जो है वो होमोजाइगस होगा। अगर दोनों सेम होंगे तो होमोजाइगस होगा, अगर डिफरेंट होंगे तो हेट्रोजाइगस होगा। तो सेम इसमें भी ऐसे ही था, 3 जो थे वो येलो थे और एक जो था वो क्या था, ग्रीन था। अब अगर हम इसकी फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशो को देखें तो येलो में अगर तो होमोजाइगस है, ठीक है, यानी कि दोनों जो अलील्स हैं वो कैपिटल हैं, तो वो कितनी है, वो 1 है। ठीक है, तो इसकी जीनोटाइपिक रेशो क्या होगी, 1 होगी। और अगर हेट्रोजाइगस येलो हैं तो वो कितने थे, वो यहाँ पर 2 थे।
अब फिनोटिपिक रेशो जो है वो इनकी कम्बिनेशन है। देखो जो व्यू हो रही है, जो अपीयरेंस उनकी है वो येलो ही है, तो फिनोटिपिक की रेशो जो है वो 3 ही रहेगी, लेकिन जीनोटाइप में उसमें होमोजाइगस वाला 1 है और हेट्रोजाइगस वाला 2 है। ग्रीन की बात करें तो ग्रीन चूंकि एक ही प्रोड्यूस हुआ है तो उसकी फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो जो है वो 1 ही है। तो हम जब 3 in 1 लिखेंगे तो इसका मतलब होगा कि 3 येलो हैं और 1 जो है वो ग्रीन है। जब हम लिखेंगे 1, 2 और 1 तो इसका मतलब है कि 1 जो है वो होमोजाइगस येलो है, 2 जो है वो हेट्रोजाइगस येलो है और 1 जो है वो होमोजाइगस ग्रीन है। अगर अब यहाँ पे हम मेंडल्स की थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन देखें तो उसने कहा था कि ये जो राउंडनेस और रिंकल्डनेस या येलो और जो ग्रीन जो इसकी फीचर आता है, जो इसका करेक्टर जो डेवलप होता है वो किस वजह से होता है, वो पर्टिकुलेट हेरिडिटरी फैक्टर से होता है, जिसको बाद में उसने एलिमेंटन का नाम दिया। जैसे अब हम जीन कह रहे हैं ना कि ये कोई ना कोई एक फैक्टर है जो कि इसके पीछे जो कि कंट्रोल करता है इसको, तो उस वक्त जो मेंडल था उसने उसका नाम जो है वो एलिमेंटन का नाम दिया था। अब ये वाले फैक्टर जिनके अंदर जो है वो इन्फॉर्मेशन होती है ये ट्रांसमिट किए जाते हैं पेरेंट्स से, ठीक है, टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन। ठीक है, तो एक जो फैक्टर है वो मेल पेरेंट से आता है, दूसरा फैक्टर जो है वो फीमेल पेरेंट से आता है। तो इस तरीके से जो है वो एक ये पेयर जो है वो रिटेन हो जाता है ऑफस्प्रिंग में जाके। तो ये एक पूरे का पूरा जो पेयर है ये कंट्रोल करता है एक्सप्रेशन को कि आया राउंड होगा या रिंकल्ड होगा। तो मेंडल ने क्या किया था, उसने जो डोमिनेंट था उसको क्या कह दिया था, उसको कैपिटल से प्रेजेंट कर दिया था और जो रिसेसिव था उसको स्मॉल लेटर से प्रेजेंट कर दिया था। तो उसने P1 के जो आर थे इसको कह दिया था होमोजाइगस और जो रिसेसिव था उसको होमोजाइगस स्मॉल दोनों आर से जाहिर किया, और जो हेट्रोजाइगस था उसके लिए उसने एक कैपिटल और एक आर्ट की टर्म जो है वो प्रोड्यूस की। तो ऐसा इंडिविजुअल जिसके अंदर होमोजाइगस कंडीशन में एलील्स प्रेजेंट हो उसको कहते हैं होमोजाइगोट। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें हेट्रोजाइगस में प्रेजेंट हो उसको कहते हैं हेट्रोजाइगोट। अब अगर डोमिनेंट अलील होंगी दोनों तो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, और अगर रिसेसिव अलील होंगी तो होमोजाइगस रिसेसिव होगा। रिसेसिव हमेशा होमोजाइगस में ही होता है। अब यहाँ पे उसने एंड पे कहा कि जब मेंडल ने फिर ये रिजल्ट ये भी निकाला कि जब फैक्टर जब गेमेट फॉर्मेशन होती है तो फिर क्या होते हैं कि ये जो पेयर है, ये जो अलील्स हैं, ये क्या होती है एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं ताकि हर फैक्टर जो है वो एक अलील को, हर ट्रेड के लिए एक अलील को ले। जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे ये है कि ये हेट्रोजाइगस है, जब इसके गेमेट फॉर्मेशन हो रही है तो इसके हाफ जो फैक्टर हैं उसमें इसके एक फैक्टर में जो है वो हाफ गेमेट्स इसमें कैपिटल आर के बनेंगे और हाफ गेमेट इसमें स्मॉल आर के बनेंगे। तो एक फैक्टर में जो है ये कैपिटल वाला जाएगा और दूसरे फैक्टर में जो है वो स्मॉल वाला जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन जो है वो रैंडम है। फॉर एग्जांपल अगर इसकी जो फर्टिलाइजेशन है वो रिसेसिव वाले के सोर्स हो रही है तो ये रैंडमली होगा कि कौन सा इस रिसेसिव का कौन से वाला जो ये आर स्मॉल है ये किस वाले के साथ जाएगा। इसके पास जो है इसके पास चांस है कि ये इसकी अपनी मर्जी है कि ये इस वाली आर के पास जाना चाहे या, ठीक है, तो इसकी अपनी मर्जी है, ये रैंडमली होगा कि ये वाला आर जो है इस वाले आर को चूज़ करे या इस वाले आर को चूज़ करें। तो जाइगोट में जाके जो है ये जो इसका कंप्लीट जो सेट है, जो फिर नया जो ऑफस्प्रिंग बन जाता है उसके अंदर जाके ये आर और आर जो है वो दोबारा से रिटेन हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों जो अलील्स होती हैं जो किसी भी जीन पेयर की वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, लेकिन वो कम्बिनेशन में जो है वो किसी भी एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती हैं। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म की जो जीनोटाइप है वो हेट्रोजाइगस होगी तो उसको हम हाइड्रोजाइगोट कहेंगे, और अगर किसी की होमोजाइगस होगी तो उसको होमोजाइगोट कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें ये जो आर आर है तो ये फिनोटिपिकली क्या है, ये राउंड है सीड शेप के लिए, लेकिन हेट्रोजाइगस है जब हम जीन की बात करेंगे। तो इसके गेमीट जो है वो गेमीट फॉर्मेशन के दौरान जो है वो सेग्रीगेट कर देते हैं। अब यहाँ पे पुनट स्केयर की जो इंडिकेशन थी वो यही थी कि फिनोटिपिक रेशियो इसके 3:1 है, जीनोटिपिक जो है 1:1 है, 1/4 जो है वो होमोजाइगस रेड है, 2/4 जो है वो हेट्रोजाइगस रेड है और 1/4 जो है वो होमोजाइगस रिंकल्ड है। यानी 4 टोटल ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं, इसमें से 1 जो है वो होमोजाइगस राउंड है और बाकी जो 2 हैं, टोटल 3 में से जो बाकी 2 हैं वो हेट्रोजाइगस राउंड है और जो एक जो है वो रिसेसिव है उसको हम कहेंगे होमोजाइगस रिंकल्ड। तो इसी बेसिस पे जो है वो मेंडल की फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की जो है वो बुनियाद बनी
जो पीछे हमने देखा था कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फिर क्या है कि इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म क्रोमोसोम्स पेयर्स एंड देयर अलील्स आर सेपरेटेड इनटू इंडिविजुअल गमीट्स एग और स्पर्म टू ट्रांसमिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे वही वाली बात है कि अगर हमारे पास ये एक अलील है जो कि दोनों अगर डोमिनेंट हैं तो गमीट फॉर्मेशन में क्या होगा कि इसके दो गमीट्स बन जाएंगे, हाफ जो है वो अब यहाँ पे तो ये सेम है होमोजाइगस है तो इसकी एक ही बनेगी जो कि आर होगी। अगर एक हमारे पास हेट्रोजाइगोट है और इसके अंदर एक जीन है हेट्रोजाइगस, तो जब इसके गेमीट फॉर्मेशन होगी तो इसके जो हाफ गेमीट्स बनेंगे वो कैपिटल आर के साथ बनेंगे, उसमें डोमिनेंट अलील होगी, जो हाफ होगी वो क्या होगी, वो रिसेसिव अलील होगी। तो इसको ही कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के जीन जो है वो गेमीट फॉर्मेशन के दौरान जो है वो क्या हो जाती हैं, वो सेग्रीगेट हो जाती हैं एक दूसरे के साथ म्यूसिस के दौरान। तो हर इसलिए होती है कि हर गेमीट जो है वो सिर्फ इनमें से एक ही अलील जो है वो ले सकें। अब दोबारा से इनकी फर्टिलाइजेशन होती है और जब जाइगोट बनता है तो दोबारा से ये जो अलील जो है ये एक दूसरे के साथ कंबाइन कर लेती हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें तो टेस्ट क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस क्यों किया जाता है, तो ये जो टेस्ट क्रॉस होता है इसको यूज़ किया जाता है टू टेस्ट द जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल शोइंग अ डोमिनेंट फिनोटाइप। ठीक है, लाइक आर की ही अगर हम बात करें दोबारा से, या वाई की बात कर लेते हैं, वाई और वाई। अब इसमें क्या है कि ये डोमिनेंट है, येलो है ना, अब इसकी अपीयरेंस जो है वो डोमिनेंट है, लेकिन अगर हम इसकी जीनोटाइप जानना चाहते हैं तो हम इसका क्या करेंगे, इसका टेस्ट क्रॉस करवाएंगे। तो टेस्ट क्रॉस किस लिए यूज़ किया जाता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जीनोटाइप जो है उसको इसको देखने के लिए, ऐसे जीनोटाइप जो डोमिनेंट खुद को शो कर रही हो उसका अगर हमने इंटरनली देखना हो, जीनोटाइप देखनी हो कि ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस, तो फिर जो है वो टेस्ट क्रॉस जो है वो यूज़ किया जाता है। अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो है वो मेटिंग करवाई जाती है उस ऑर्गेनिज्म की जो कि डोमिनेंट फिनोटाइप को शो कर रहा है उस इंडिविजुअल के साथ जो उसकी रिसेसिव फिनोटाइप होती है। अब अगर इसमें देखें तो कह रहे हैं कि टेस्ट राउंड पीस ऑफ अनडिटर्मन्ड जीनोटाइप। ठीक है, राउंड पीस हैं लेकिन इनकी जो जीनोटाइप है वो अनडिटर्मन्ड है। बाय क्रॉसिंग देम विद रिंकल्ड पीस विद अ नोन जीनोटाइप होमोजाइगस रिसेसिव। तो यहाँ पे दो केसेस बन जाएंगी, अगर हम कह रहे हैं कि राउंड है तो या तो वो होमोजाइगस होंगे या वो हेट्रोजाइगस होंगे। तो उसके दोनों केसेस को हम देखेंगे, पहले वाले में हमने होमोजाइगस क्या लिया, राउंड लिया, दूसरे वाले में हेट्रोजाइगस राउंड लिया। तो होमोजाइगस राउंड अगर लेंगे तो इन ये भी होमोजाइगस है ये भी होमोजाइगस, तो इनमें सेम तरह की जो है वो अलील्स बनेंगी। तो इसके अंदर जब इसको करवाया जाएगा, जब इसको मेट करवाया जाएगा तो इसके अंदर जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे वो सब के सब क्या होंगे, वो हेट्रोजाइगस राउंड होंगे। दूसरी तरफ जब हेट्रोजाइगस के और होमोजाइगस रिसेसिव को जब ये गेमीट्स बनेंगे तो हेट्रोजाइगस में एक हाफ जो होंगे वो कैपिटल आर के साथ होंगे और हाफ जो होंगे वो स्मॉल आर के साथ होंगे। ठीक है, तो जब इनको मेट करवाया जाएगा तो इसमें जो है हाफ जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो राउंड के होंगे और अदर हाफ जो होंगे वो रिसेसिव के होंगे। तो यहाँ पे हमें पता चल गया है कि चूंकि तमाम जो ऑर्गेनिज़म जो हैं वो सब के सब जो है वो राउंड ही नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिज़म था हमारा वो क्या था, होमोजाइगस था। होमोजाइगस की कंडीशन में ही जो है उसने रिसेसिव को जो है वो, क्योंकि होमोजाइगस है दोनों के उसके पास कोई जो है वो रिसेसिव एलील नहीं है, तो दूसरी तरफ जो रिसेसिव एलील के जो गेमीट्स बने हैं उनको अपना कोई दूसरा पार्टनर ही नहीं मिला दूसरे वाले ऑर्गेनिज्म से, तो फिर वो दोनों चूंकि एक साथ नहीं आए तो वो अपने आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम हेट्रोजाइगस की बात करें तो वहाँ पर जो है वो एक रिसेसिव जो है वो अलील मौजूद है, तो जब ये रिसेसिव एलील इनमें से किसी एक के साथ भी मिलेगी तो वहाँ पर जो है वो ऑफस्प्रिंग जो है वो रिसेसिव होगा। इसके बाद हम देखते हैं जो है इसका डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो पहले जो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा उसमें सिर्फ एक ट्रेड जो है वो इसको ही डिस्कस किया गया। डाईहाइब्रिड क्रॉस ऐसा क्रॉस होता है जिसमें उसने दो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर एक साथ लिए, जैसे येलो और राउंड। एक उसने टू ब्रीडिंग वैरायटी ली येलो राउंड और दूसरी ली ग्रीन रिंकल्ड। ठीक है, येलो राउंड जो है वो डोमिनेंट है, येलो कलर भी डोमिनेंट है और राउंड शेप भी डोमिनेंट। तो उसने कलर और सीड का कलर और सीड की शेप दो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर लिए और उनको आपस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया। पहले उसने लिया कि येलो राउंड की उसने फर्टिलाइजेशन करवाई ग्रीन रिंकल्ड के साथ।
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें जो गेमीट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, एक येलो का आएगा और एक क्या आएगा, ग्रीन का। वाई आर आएगा। इसमें भी जो है वो चूंकि होमोजाइगस है दोनों, तो यहाँ पे एक ही गेमीट बनेगा ग्रीन और रिंकल्ड का। ठीक है, तो जब इनकी जब ये जो मिलेंगे तो फिर क्या बन जाएगा, जो होगा वो येलो राउंड ही, लेकिन क्या होगा, हेट्रोजाइगस होगा। दोनों होमोजाइगस से जो F1 प्रोड्यूस होगी पेरेंटल जनरेशन से, वो क्या होगी, येलो और राउंड लेकिन हेट्रोजाइगस। उसके बाद जब हेट्रोजाइगस इसकी जब हम गेमीट फॉर्मेशन आएंगे, तो यहाँ पे इस पिक्चर में जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर किया हुआ है। तो जब यहाँ पे ये गेमीट्स बनेंगे तो यहाँ पे 4 तरह के गेमीट्स बनेंगे। ये जो आर है, इनके गेमीट्स बनेंगे तो क्या होगा, एक जो कैपिटल वाला है जो डोमिनेंट एलील है वो एक डोमिनेंट एलील के साथ जाएगा, यानी कि येलो और राउंड। एक जो राउंड है वो चला जाएगा ग्रीन वाले के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, सॉरी, राउंड एंड ग्रीन। ठीक है, और एक होगा रिंकल्ड एंड येलो और चौथा होगा रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, तो ये जो आर वाला जो गेमीट है जो कि राउंड है, इसके इसके पास प्रोबेबिलिटी है, इसके पास इसकी अपनी मर्जी है कि ये क्या करेगा, ये येलो वाले के साथ भी गेमीट फॉर्मेशन कर सकता है और ग्रीन वाले के साथ भी। सिमिलरली ये जो रिसेसिव वाला है ये इस कैपिटल के साथ भी जा सकता है और स्मॉल के साथ भी जा सकता है। तो इस तरह से 4 जो है 4 तरह का गेमीट्स बनेंगे। जैसे ये जो है ये क्या है, राउंड एंड ग्रीन। ये जो है ये क्या है, रिंकल्ड एंड येलो। ये क्या है, ये राउंड एंड येलो। और ये क्या है, ये रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो इसी तरीके से जब इनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई जाएगी तो इसमें हम देखेंगे कि जब इसको इसके साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, राउंड राउंड होगा लेकिन हेट्रोजाइगस होगा, और दोनों जो है ये रिसेसिव ट्रेट है कलर की, तो ये क्या होंगे, ये ग्रीन होंगे। ठीक है, राउंड है लेकिन ग्रीन है, यहाँ से पिक्चर से भी आपको पता चल रहा होगा। और यहाँ पे अगर हम इसके साथ इसको मिलाएं तो ये क्या हो रहा है, राउंड, यहाँ पे अपनी रिसेसिव आ गई है। रिंकल्ड की दोनों फॉर्म जो है वो रिसेसिव वाली है। इसके जो सीड का जो शेप है वो क्या हो गई है, वो रिंकल्ड हो गई है। लेकिन चूंकि कलर वाली येलो वाला एक मौजूद है तो इसका कलर जो है वो येलो ही होगा। लेकिन जब हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर ये दोनों कैपिटल हैं और ये दोनों क्या हैं, ये स्मॉल हैं। तो ये क्या होगा, ये अपने आप को राउंड एंड येलो होगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे उन्होंने गलत कर दिया है, ये इधर आना था और ये जो है ये इधर आना था। ठीक है, ये इधर आना था, सॉरी, हाँ, ये वाला जो था येलो ये इधर आना था, और ये जो है ये ग्रीन वाला इधर आना था। ठीक है, इसी तरीके से ये सारे होंगे। यहाँ पे भी देखें ये राउंड और येलो है, ये जब राउंड और ग्रीन के साथ होगा तो इसमें जो है अगर किसी एक में भी कैपिटल होगी तो वो अपने आप उसका जो शेप और जो कलर होगा वो येलो और राउंड ही होगा। ठीक है, जब इस तरीके से देखा गया तो जो उसने ऑब्जर्व किया वो जो रेशो थी वो क्या थी, 9 3 3 और 1 थी। 9 इसमें येलो थे, 3 इसमें ग्रीन थे, 3 जो है वो येलो थे लेकिन रिंकल्ड थे। अगर ये देखें तो ये येलो हैं और राउंड हैं। ये क्या है, 3 ग्रीन है और राउंड है। ये 3 येलो है लेकिन रिंकल्ड है, और तो एक जो था वो रिंकल्ड और ग्रीन था। तो ये जो येलो और ये जो ग्रीन है ये तो थे जो उनकी पेरेंटल जनरेशन थी उसकी तरह के थे। बाकी ये जो दो थे ये डिफरेंट थे। अब यहाँ पर ये जो दोनों थे इसकी वजह से जो मेंडल था उसने फिर कुछ उसने बाद में जो कंक्लूजन्स दिए वो यही थे कि ये जो राउंड वाला है ये बाउंड नहीं होती एक दूसरे के साथ। फिर यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का उसने रोल जो है वो यहाँ पे निकाला कि वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के जीन्स जो हैं वो अपनी मर्जी से अपने आप को एजॉर्ट कर लेती हैं। ठीक है, ये आर जो है ये इंडिपेंडेंटली एजॉर्ट करता है कि इसने कौन से वाले के साथ है। ज़रूरी नहीं है कि ये डोमिनेंट के साथ ही जाएगा। ठीक है, ये डोमिनेंट के साथ भी जा सकता है और रिसेसिव के साथ भी जा सकता है। सेम ये जो रिसेसिव वाला है इसकी भी अपनी मर्जी है, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होगा कि ये जो है वो येलो वाले के साथ भी जा सकता है डोमिनेंट के साथ, और ग्रीन और दूसरा जो है वो उसकी रिसेसिव वाली फॉर्म के साथ भी जा सकता है। तो यहाँ से फिर जो था उसने मेंडल ने जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट निकाला, जो कि क्या है कि अलील्स ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अलील जो है वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होती हैं रैंडमली टू इंडिविजुअल गेमेट्स। ठीक है, उसने क्या कहा, व्हेन टू कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स आर फॉलोड इन द सेम क्रॉस। ठीक है, जब दो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर को एक क्रॉस के अंदर जो है वो
क्रॉस करवाया जाता है तो अलील जो होती हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करती हैं इनटू गैमीट्स, ठीक है। अलील्स ऑफ वन पेयर इनहेरिट इंडिपेंडेंटली ऑफ अलील्स ऑफ द अदर पेयर, तो वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली वो जो है वो अपनी पेयरिंग जो है वो करती हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा। अब यहाँ पे जो है वो प्रोबेबिलिटी और प्रोडक्ट रूल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो पीछे हमने देख लिया है कि ये जो अलील्स हैं ये अपनी आज़ादी के साथ अपनी मर्ज़ी से जो है वो किसी भी अलील दूसरे अलील पार्टनर या दूसरे ग्रुप के साथ जो है वो अजॉर्ट कर सकती हैं, दूसरे मिल सकती हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या होता है कि चांस, प्रोबेबिलिटी इज़ चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर, ठीक है। कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि वो एक चांस होता है कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मोनोहाइब्रिड कोर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट चार्ज ना फॉर अ सीड टू बी राउंड इज 3/4 और रिंकल्ड 1/4। अब मोनोहाइब्रिड कोर्स में कि एक सीड के पास चांस होता है कि वो राउंड हो सकता है, वो 4 में से 3 है, 3 टाइम्स वो राउंड हो सकता है और 1 टाइम जो है वो रिंकल्ड हो सकता है, इनके पास यही चांस है। लेकिन व्हेन 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर अकरिंग सिमल्टेनियसली, ठीक है, जब 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है, जब सीड शेप और सीड कलर ये 2 इवेंट्स हैं, जब ये एक साथ हो रहे हैं तो जो ईच जॉइंट फिनोटाइपिक कम्बिनेशन है can be obtained by multiplying the probabilities of individual phenotypes and it is a product rule। तो ये एक प्रोडक्ट रूल है कि जो रेशो है ई जॉइंट फिनोटाइपिक कम्बिनेशन की उसको हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं कि जो भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर इससे आप इस पिक्चर से शायद आपको ज़्यादा समझ आए कि यहाँ पे 2 जो हैं वो इवेंट्स हैं, ये क्या है, ये सीड शेप है और ये सीड कलर है, और यहाँ पे हमने ये मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस हैं और ये क्या है, ये डाईहाइब्रिड क्रॉस है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी टू बी इवन राउंड की क्या है 3/4 है, ठीक है, और राउंड की 3/4 है, रिंकल्ड की 1/4। ऐसे येलो की जो है वो 3/4 है और ग्रीन की क्या है 1/4 है। इस तरह से येलो है और ग्रीन है। तो राउंड और येलो की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4 और 3/4 को, तो वो क्या होगी 9/16। ऐसे ही राउंड और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो क्या होगी 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो वो हो जाएगा 3/16। ऐसे ही रिंकल्ड और येलो की कितनी होगी, वो 1/4 ओवर 3/4 3/16। क्योंकि मोनोहाइब्रिड कोर्स में हम देख चुके हैं कि जो रिसेसिव है वो क्या होती है, वो 1 होती है। 4 में से सिर्फ 1 जो है वो रिसेसिव हो सकती है, बाकी 3 जो है वो डोमिनेंट हो रही है। तो यहाँ पर इन दोनों केसेस में उन्होंने जो डोमिनेंट वाला है उसके साथ 3 यूज़ किया है और जो रिसेसिव वाला है उसके साथ 1 यूज़ किया है, ठीक है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली जो है वो रेशियो आ जाएगी, ठीक है। ये कंबाइन रूल है, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। इसमें इसको अगर हम इंटरप्रेट करें तो ये क्या है कि 16 जो है वो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसमें से 9 जो हैं वो राउंड येलो हैं, 3 जो हैं राउंड ग्रीन हैं, 3 जो हैं वो रिंकल्ड येलो हैं और 1 जो है वो रिंकल्ड ग्रीन है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएँ तो यहाँ पर ये जो रेशो बन रही है वो भी यही वो कह रहे हैं कि 9 जो है वो येलो और राउंड है, 3 जो है वो ग्रीन और राउंड है, 3 जो है वो येलो और रिंकल्ड हैं और 1 जो है वो ग्रीन और रिंकल्ड हैं। तो इसमें से जो सिर्फ एक है वो जो कि रिसेसिव है, 9 जो है उसमें से जो कि पेरेंटल जो हमारा था राउंड और येलो वो हैं। बाकी ये जो 2 कम्बिनेशन है ये हमारे पास नए हैं। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें एक जो है वो रिसेसिव वाली अलील अपने आप को डोमिनेंट कर रही है और एक जो है वो डोमिनेंट वाली। अगर हम राउंड एंड ग्रीन में देखें तो इसमें राउंड जो है वो सीड की जो शेप है उसकी डोमिनेंट अलील है और ग्रीन जो है वो उसका रिसेसिव। तो एक ही कंट्रास्टिंग पेयर का डोमिनेंट और दूसरे कंट्रास्टिंग पेयर का रिसेसिव जो है वो एक पेयर के अंदर रिजाइड जो है वो कर सकते हैं। तो ये हमें बताता है एक डाईहाइब्रिड क्रॉस। अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में, अगर हम वो देखें तो जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स होती है वो डिपेंड करती है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ देयर क्रोमोसोम्स, ठीक है। इंडिपेंडेंट वही वाली जीन्स अपने आप को इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करती हैं जो कि एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट नहीं होती। वो वाली जीन्स जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होती हैं वही वाली जीन्स जो है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे वाले पॉइंट में यही कह रहे हैं कि जो जीन होमोलोगस क्रोमोसोम में प्रेजेंट होती हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं कर सकती, ठीक है। क्योंकि जो एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम पे जीन्स प्रेजेंट होती हैं वो क्या करती हैं, वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं एज अ लिंकेज ग्रुप, तो वो एक दूसरे के साथ बाउंड होती हैं, वो एक दूसरे से दूर जो है वो नहीं जा सकती। अब मेंडल की अगर हम बात करें तो मेंडल जो है वो क्रोमोसोम्स के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन बाय चांस जो है उसने जो कैरेक्टर्स लिए थे उसमें वो जो थे वो 4 क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट थे, जो उसने लिए थे उसमें जो उसके स्टडीज़ किए थे उसने ट्रेड्स वो 4 क्रोमोसोम्स पे जो कि इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते थे उन पे प्रेजेंट थी और बाकी जो 3 थे वो एक ही होमोलोगस ग्रुप क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट थे, लेकिन वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर थे
कि उनका जो लिंकेज ग्रुप है वो आपस में नहीं था। ठीक है, अगर एक होमोलोगस की अगर हम बात करें तो उसमें अगर जीन जो है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हों तो फिर जो है उनके अंदर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो सकती है, अदरवाइज़ जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो सकती। अब अगर हम मेंडल की बात करें तो उसने 1865 में जो है वो अपना जो वर्क था उसको ब्रन सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ नेचुरल साइंसेस के लिए दिया था। 1866 में उसका वर्क जो है वो पब्लिश हो गया था, लेकिन तब ये इसका एक्सेप्टेबल नहीं हुआ था और 34 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ 1990 में उसके वर्क जो है वो डिस्कवर किया गया था और एक्नॉलेज किया गया था आफ्टर 34 ईयर्स। तो यहाँ पे जो था ये प्रिंसिपल ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमने पढ़ लिया कि जिसमें अलील जो है वो सेग्रीगेट कर जाती है म्यूसिस के दौरान। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता है कि अगर दो करैक्टर्स एक क्रॉस में रिजाइड कर रहे हैं तो फिर क्या होता है, जो उनकी अलील्स होती हैं वो इंडिपेंडेंटली अजॉर्ट हो सकती हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस वो यही है कि जब दो डिफरेंट अलील्स प्रेजेंट हैं तो एक डोमिनेंट होती है जो अपने आप को एक्सप्रेस करती है और एक रिसेसिव होती है जो कि मास्क हो जाती है बाय द डोमिनेंट अलील। इसमें आगे अगर हम डोमिनेंस रिलेशंस की बात करें तो इसमें 4 तरह के डोमिनेंस रिलेशंस हम देखेंगे। एक है कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस और ओवर डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि कोई भी डोमिनेंट जो एक अलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती। ठीक है, अगर हम जो था एक 4 o'clock प्लांट जो है उसको स्टडी किया गया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस की अगर हम बात करें तो उसमें एक साइंटिस्ट था कार्ल कोरेन 1899 में उसने एक प्लांट जिसका नाम 4 o'clock था उसका जो रेड उसमें जो डोमिनेंट अलील थी वो रेड फ्लावर थी और दूसरा जो था वो उसका वाइट फ्लावर था। जब उसने रेड और वाइट फ्लावर को आपस में क्रॉस करवाया तो उसके पास जो F1 जनरेशन आई वो क्या आई, वो पिंक आनी चाहिए थी। हालांकि मेंडल के अकॉर्डिंग जो है वो क्या आनी चाहिए थी, वो रेड आनी चाहिए थी, लेकिन वो रेड की जगह पर क्या आया। तो ये एक बड़ा सरप्राइजिंग सा जो था वो था कि रेड और वाइट को जब क्रॉस करवाया, अगर रेड डोमिनेंट है और वाइट रिसेसिव है तो रेड ही आना चाहिए था, और अगर रेड नहीं तो वाइट आना चाहिए था। लेकिन ये एक तीसरा कलर आया जो कि क्या था, पिंक। तो फिर जब सेम इसी पिंक को जो है वो सेल्फ फर्टिलाइज करवाया गया तो इससे जो फिर जो F2 जनरेशन आई उसमें क्या हुआ, उसमें 3 जो थे वो 2 जो थे वो पिंक आए थे, एक वाइट आया था और एक रेड था। यानी इसकी जो जीनोटिपिक रेशो देखें तो वो 1:2 और 1:1 बन रही थी, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक भी। इसमें 1 जो था वो क्या था, वो रेड था, ये 1 जो था वो वाइट था और दरमियान वाले जो 2 थे वो क्या थे, वो पिंक थे। तो यहाँ से फिर जो है ना वो एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो है वो एक रिलेशन इसका आया था। इसमें क्या होता है कि व्हेन द फिनोटाइप ऑफ हेट्रोजाइगोट इट इंटरमीडिएट बिटवीन फिनोटाइप्स ऑफ 2 होमोजाइगोट। ठीक है, अगर हेट्रोजाइगोट की जो फिनोटाइप है वो जो पेरेंट्स की जो भी जनरेशन जो भी 2 हमने यूज़ किए हैं होमोजाइगोट्स उनकी दरमियान में है उसकी फिनोटाइप, तो उसको कहते हैं इनकम्प्लीट और पार्शियल डोमिनेंस। इसका मतलब ये है कि ना तो रेड कम्प्लीटली डोमिनेंट है वाइट पे, ना वाइट कम्प्लीटली डोमिनेंट है जो है वो रेड पे। यानी इन दोनों ने अपने आप को डोमिनेंट करने की कोशिश की लेकिन दोनों ही जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहे, बल्कि एक उनकी स्ट्रगल की वजह से जो है वो एक तीसरा कलर आ गया। तो इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इस वजह से इसमें कोई भी ट्रूली डोमिनेंट जो है वो अलील नहीं है। तो इसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर के डिस्टिंक्शन से बचने के लिए आपके बुक में उन्होंने R1 और वाइट वाले को R2 से जो है वो प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट जो है इसका को डोमिनेंस है। तो को डोमिनेंस का क्या मतलब है कि को यानी कि इन कॉम्बिनेशन, तो दोनों अलील जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कह रहे हैं कि फिनोटाइप ऑफ हेट्रोजाइगोट इज डिस्टिंक्ट इन क्वालिटी फ्रॉम दोज ऑफ द 2 होमोजाइगोट। तो जो 2 होमोजाइगोट यूज़ हो रहे हैं उनसे उसकी जो क्वालिटी है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो ये एक इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन है लाइक इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो इसमें जो है वो दोनों अलील जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं, जो डिफरेंट जो सब्सटेंस है उसके साथ एसोसिएट होती हैं और वो डिफरेंट सब्सटेंस जो प्रोड्यूस करती हैं वो एट अ टाइम जो है वो एक जीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो कोडोमिनेंस अकर्स व्हेन बोथ द अलील्स एक्सप्रेस इंडिपेंडेंटली इन हेट्रोजाइगोट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये MN ब्लड ग्रुप सिस्टम है जो कि ह्यूमंस में पाया जाता है। कॉल लैंडस्टीनर ने इसको जो है वो डिस्कवर किया था। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो L जो है वो एक जीन है जो कि इसको कंट्रोल करती है। ठीक है, अगर इसमें M एंटीजन प्रेजेंट होगी तो उसकी फिनोटाइप क्या होगी, LM। अगर NG फिनोटाइप प्रेजेंट NG एंटीजन प्रेजेंट होगी तो उसकी फिनोटाइप होगी N और इसको प्रेजेंट करेंगे LN और LN से। अगर इसमें N और M दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगी तो वो क्या होगा, MNL, और तो उसको प्रेजेंट करेंगे ऐसे।
तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एम टाइप की का जब क्रॉस करवाया गया एन टाइप के क्रॉस से, ठीक है, तो इससे जो जितने भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो हेट्रोजाइगोट होंगे, जिसमें एम और एन दोनों जो लील हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही होंगी। फिर जब F1 का जब F2 प्रोड्यूस करने के लिए F1 का जो है वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई जाएगी, तो इससे फिर क्या देखने में मिलता है कि इस क्रॉस से एक जो है वो एम टाइप प्रोड्यूस होगा और एक जो है वो एन टाइप प्रोड्यूस होगा। जो सेंटर वाले जो दो होंगे वो क्या होंगे, वो एम एन टाइप होंगे। तो इसकी जो रेशो बन जाती है वो भी क्या बन जाती है, 1:1। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो को डोमिनेंस हैं, जो पीछे हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी देखा, तो ये क्या कर रहे हैं, ये मेंडल्स के असूल को ही जो है ना, मेंडल्स का ही रूल जो है वो फॉलो हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, मेंडल ने भी यही कहा था कि जीनोटिपिकली जो है वो यही रेशो आती हैं 1:1। 1 जो है वो होमोजाइगस होगा, 2 जो है वो हेट्रोजाइगस होंगे, और 1 जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव होगा। तो ये जो है ये थोड़ा सा कोडोमिनेंस का कंसेप्ट है। अगर हम इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस को कंपेयर करें तो उसको आपने कंफ्यूज नहीं करना है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये होता है कि दोनों ही अलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, तो एक नई चीज़ सामने आ जाती है, जैसे ये पिंक कलर है। कोडोमिनेंस में क्या है कि रेड और पिंक दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करेंगी, जैसे इस फ्लावर में आपको नज़र आ रहा है कि वाइट भी है और रेड भी है। और लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती, बल्कि एक तीसरा कलर जो है वो सामने आ जाता है। उसके बाद अगर हम ओवर डोमिनेंस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो हेट्रोजाइगस का एक्सप्रेशन होता है वो क्या हो जाता है, वो मोर डोमिनेंट हो जाता है देन बोथ होमोजाइगस एलील। ठीक है, तो अगर इसमें ये देखें कि ये एक होमोजाइगस डोमिनेंट एलील है और ये होमोजाइगस रिसेसिव एलील है, तो जो हेट्रोजाइगस है वो अपने आप को डोमिनेट ज़्यादा कर रही है। ठीक है, हेट्रोजाइगस का जो डोमिनेशन जो लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है, इसको हम कहते हैं ओवर डोमिनेंस। तो ये जो चारों हैं इसको आपने जो है वो कंफ्यूज नहीं करना। कंप्लीट डोमिनेंस में तो यही है ना कि एक एक जो अलील है कम्प्लीटली डोमिनेंट होती है दूसरी अलील पे, जैसे हम मेंडल के जितने भी हमने लॉस पढ़े उसमें हमने यही देखा है। ठीक है, इनकम्प्लीट में क्या होता है कि दोनों अलील्स ही डोमिनेंट नहीं होती, बल्कि एक थर्ड वाला जो फैक्टर है वो डोमिनेंट हो जाता है। को डोमिनेंस में क्या होता है कि दोनों अलील्स ही अपने आप को डोमिनेंट करती हैं। ठीक है, एट अ टाइम वो प्रेजेंट होती हैं। कोडोमिनेंस में क्या होता है कि एक जो हेट्रोजाइगोट है वो क्या होती है, वो अपने आप को ओवर डोमिनेट कर जाती है दोनों होमोजाइगस की निस्बत।